नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में पाकिस्तान ने अपनी दावेदारी ठोकी है। रिसेंटली हुआ कुछ ऐसा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान नेशनल डे के लिए एक रिसेप्शन रखा गया था। उस रिसेप्शन के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर द्वारा यह कहा गया कि इस बार जो नॉन परमानेंट मेंबर की सीट के दावेदारी भरी जाएगी, उसके लिए फिर इलेक्शन वगैरह होंगे, उसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा। ये वही सीट है जिससे भारत 7 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना था। अब पाकिस्तान उस रीजन से उतरने वाला है। दोस्तों, बात आती है कि नॉन परमानेंट मेंबर होते कौन है, इनके पास में क्या पावर होती है, भारत के यहां पर क्या इंटरेस्ट है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान बड़े डिटेल में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है, बल्कि अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को सबसे सस्ते रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बिल्कुल से यहां पर जुड़ सकते हो। 11 मार्च से ऑलरेडी बैचेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो आप ये कोड यूज कर सकते हो। आपको 40% तक का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इन कोर्सेज की डिटेल जो है मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का ही एक भाग है, जिसका काम है मेंटेन करना इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को, फ्रेंडली रिलेशन देशों के बीच में बनाए रखना, कोऑपरेट कराना इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, और ह्यूमन राइट की रेस्पेक्ट करना। एक ऐसे सेंटर के रूप में काम करना जो देशों के एक्शन को हार्मोनाइज करे। इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, और इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, यूएस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया, जिनके पास में अपनी खुद की वीटो पावर है। वहीं दूसरी तरफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिन्हें इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर वोट के आधार पर। अब ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होते हैं, ये नॉन परमानेंट मेंबर अलग अलग रीजन को डिफाइन करते हैं या अलग अलग रीजन से आते हैं। अलग अलग रीजन की सीट जो है वो निर्धारित की गई है। जैसे अफ्रीका की है 3 सीट, एशिया की है 2 सीट, वहीं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन की है सीट्स, वेस्टर्न यूरोप की है, यूरोप की है। इस तरीके से 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और पाकिस्तान जो है उसने जो नॉन परमानेंट मेंबर के लिए दावेदारी शो की है वो अगले इलेक्शन के लिए की है। अभी के समय पे जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें आपको अल्जीरिया, इक्वेडोर, गुयाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, सीरिया लियोना, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया और स्विट्जरलैंड देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भारत का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि भारत ऑलरेडी 2020 के इलेक्शन में जीत के नॉन परमानेंट मेंबर बन गया था। एक बार कोई कंट्री अगर नॉन परमानेंट मेंबर बन गई है तो वो अगले चुनाव में नहीं उतर सकती। इस कारण से भारत अभी वाली लिस्ट के अंदर हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता। वहीं भारत पिछले 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। 1950 में, 67 में, 72 में, 77 में, 84 में, 91 में और 2011 में। पर भारत का इंटरेस्ट क्या है? भारत का इंटरेस्ट नॉन परमानेंट मेंबरशिप को होल्ड करना नहीं है, बल्कि भारत का इंटरेस्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म करना। अब बात आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करना क्यों है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम लोग बात करें तो जब ये बनी थी उस समय पे केवल 51 मेंबर थे। मेंबर्स की संख्या 4 गुना हो चुकी है, बट उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिफॉर्म नहीं आया। यूनाइटेड नेशन में कोई रिफॉर्म नहीं आया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब बनी थी उस समय पे एजेंडा अलग थे, आज एजेंडा काफी हद तक चेंज हो चुके हैं। टेररिज्म, ये एजेंडा पहले था ही नहीं, आज एडेड है। तो फिर रिफॉर्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। वहीं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह बनाई गई थी, इनका मेन काम क्या था? ग्लोबल लेवल पे शांति बनाए रखना, देशों के एक्शन को हार्मोनाइज करना। बट अफगानिस्तान में जो हुआ, यूक्रेन में जो हुआ, ये सब क्या है? क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सच में इफेक्टिव रही है? उसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे, उन्हें अगर आप ध्यान से देखो तो उनमें से एक भी परमानेंट मेंबर अफ्रीका का नहीं है, एक भी साउथ अमेरिका का नहीं है, एक भी ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। केवल 3 कॉन्टिनेंट को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं,
चाइना, रशिया, यूएस, ये यहां पर देखने को मिलते हैं और हर एक के पास में वीटो पावर है। ऐसी कंडीशन में वही सिक्योरिटी की बात एजेंडा बनेगी जिस चीज को ये सब सिक्योरिटी की बात माने, जिस चीज को, जिस इशू को ये कंसिडर करे कि हाँ ये सिक्योरिटी का इशू है। यूएस के इंटरेस्ट काफी अलग होते हैं रशिया से और चाइना से। ऐसी कंडीशन में कई बार इनइफेक्टिवनेस यहां पर देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, कई बार अपनी वीटो पावर का परमानेंट मेंबर मिसयूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं। जैसे भारत द्वारा कई सारे पाकिस्तानी आतंकवादियों को टेररिस्ट घोषित कराने का प्रयास किया जाता है, बट चाइना क्योंकि पाकिस्तान की क्लोज कंट्री है, इस कारण से वो वहां पर वीटो पावर का प्रयोग कर देता है। तो आतंकवादी होने के बावजूद भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं। इतना ही नहीं, जितनी वीटो पावर टोटल यूज हुई है उनमें से आधी वीटो पावर रशिया ने यूज करी है। क्यों? क्योंकि अधिकतर एजेंडा वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा लाए जाते हैं, रशिया को पसंद नहीं आते, रशिया वीटो कर देता है। वो चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में देयर इज अ डायर नीड कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए। पर रिफॉर्म किस तरीके के होने चाहिए? हर कंट्री ये मानती है कि हाँ रिफॉर्म होने चाहिए, पर रिफॉर्म हो क्यों नहीं रहे? क्योंकि हर कंट्री जो रिफॉर्म चाहती है वो अलग अलग है। कंसेंसस रिफॉर्म में है ही नहीं, जिसके कारण से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल G4 कंट्री के अंदर जर्मनी, ब्राजील, इंडिया, जापान ये देखने को मिलते हैं। ये चारों कंट्रियां कहती है कि हमें भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए और हमारे अलावा दूसरी कंट्रियों को भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, नॉन परमानेंट मेंबरशिप को भी एक्सपांड किया जाना चाहिए। ये इन चारों कंट्रियों का कहना है। बट इन्हीं के अगेंस्ट में यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस करके एक ग्रुप है, जिसे इनफॉर्मल ग्रुप है ये, इसे कॉफी क्लब भी कहा जाता है। इसमें 40 देश हैं और ये देश वो हैं जो G4 कंट्री का विरोध करते हैं। इनसे बिल्कुल अपोजिट मेंटालिटी देखने को मिलती है। देखो सीधी सी बात है कि अगर इंडिया परमानेंट मेंबरशिप की बात करेगा G4 के अंदर तो क्या पाकिस्तान को पसंद आएगा? क्या पाकिस्तान कहेगा कि हम क्यों नहीं? ऐसी कंडीशन में फिर पाकिस्तान जो है वो कहेगा कि यार हमको भी परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, और ये G4 कंट्रियों का विरोध करेंगे। तो फिर पाकिस्तान जो है वो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस का पार्ट हो जाएगा। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस वो ग्रुप है जो G4 ग्रुप, क्योंकि G4 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो काबिलियत रखता है परमानेंट मेंबर बनने की, जिसके पास में वो काबिलियत है कि यार ये परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। तो उनके विरोधी पक्ष के रूप में इसे खड़ा किया गया है। और हर पड़ोसी देश यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे जर्मनी के पड़ोसी हैं स्पेन और इटली, ये लोग जर्मनी की मेंबरशिप का विरोध करते हैं। पाकिस्तान इंडिया की, अर्जेंटीना ब्राजील की, ऑस्ट्रेलिया जापान की, ये चीजें हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। वहीं L69 की अगर हम लोग बात करें तो ये एक और ग्रुप है जिसके अंदर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया, पैसिफिक रीजन की कंट्रियां जो है वो देखने को मिलती है। और इनका कहना है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप दोनों ही एक्सपांड होनी चाहिए। वहीं भारत एक बहुत ही मजबूत दावेदार के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म की मांग करता है और कहता है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ऑलरेडी 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, जो कि इलेक्शन से बना है। मतलब हमारे रीजन की कंट्रियां चाहती हैं कि हम परमानेंट मेंबर रहें, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भाग रहें। इसी कारण से हम इतनी बार जीते हैं। दुनिया की हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और आने वाले समय में लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर एक ऐसा ग्रुप जो क्लेम करता है कि वो ग्लोबल लेवल पे कंट्रियों को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा ग्रुप जो कहता है कि हम ग्लोबल लेवल पे सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, एक ऐसा ग्रुप जिसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, वहां पर दुनिया की 17% आबादी को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। वहीं भारत ग्लोबल लेवल का एक इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक न्यूक्लियर पावर है, साथ में परमानेंट मेंबरशिप के लिए काफी इंपॉर्टेंट दावेदार के रूप में देखने को मिलता है। इन सारी चीजों के चलते भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए मांग जो है
वो काफी स्ट्रांग देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो नीचे सर्च बटन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर हमारी टीम अब आप लोगों को ऑफलाइन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करेगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर अब आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल से हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।